हाँ, तो धरती की सतह पर और उसकी सतह से ठीक नीचे आपस में इन दोनों का जो सामंजस्य है, ठीक है। एक तो ये समझना है हमको कि धरती की सतह का उसके आंतरिक, उसके भूगर्भीय जो स्वरूप है उससे क्या संबंध है। धरती के अलग अलग जो विभिन्न विभिन्न अंग हैं, जैसे कह लीजिए महाद्वीपीय भाग है, फिर महासागरीय भाग है, हाइड्रोस्फीयर है, जल मंडल है, जो है वो स्थल मंडल है। इन सब में आपस में सामंजस्य और संतुलन कैसे बन रहा है, कैसे बन जा रहा है। एक तरफ पहाड़ इतना ऊंचा खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ मैरियाना ट्रेंच इतने नीचे धंसी हुई है। ये जो जितने भी तरह के बैलेंसिंग एक्ट्स हो रहे हैं, जितने भी तरह के संतुलनकारी जो कार्य हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। तो इसके लिए फिर से आप जैसा कि जानते हैं कहीं ना कहीं एक थ्योरी देनी पड़ेगी। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया, जिसे थ्योरी कहा जाता है, अपनी अपनी परिकल्पना दी, और जिसकी सबसे अधिक साक्ष्यों के आलोक में जिसका मत सर्वाधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत पाया गया, उस पर फिर हम विचार आगे करते हैं, उसी के अनुसार अध्ययन आगे बढ़ाया जाता है कि चलो जब तक और कुछ नहीं पता चल रहा है तब तक इनकी ही बात, जो कि 60% 70% सही मान दिखाई पड़ रही है, तो इन्हीं के बलबूते पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़े। वेगनर महोदय थे जो, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है देखकर, जो वर्ल्ड का मैप है, आपको पहले मैं वर्ल्ड का मैप अभी का दिखा देता हूँ। पहले जल्दी से ये मैप देखिए आप। अभी का जो वर्ल्ड मैप है उसमें जो टुकड़े हैं, उनको देख के ऐसा मन में विचार आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उस पहेली की तरह हो, जो वो पहेली नहीं बनती है कि इसको उसमें जोड़िए और खिलौना बनाइए ऐसे करके, फिर ये इसमें फिट हो जाएगा, वो इसमें फिट हो जाएगा। तो मुझे वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पार्ट है वो इसके लिए बना हो, जैसे ये जो उभार है वो यहाँ फिट होने के लिए बना हो, ये जो है वो इसमें धंस जाने के लिए बना हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा कई बार लगता है कि ये सब आपस में फिट हो जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये कभी जुड़े रहे होंगे क्या। यहां तक वेगनर साहब एकदम सही थे, कोई दो राय नहीं है। हालांकि आपको खाली जानकारी के लिए बता देता हूं कि बहुत सारे लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने जो जो साक्ष्य उनके पक्ष में थे उन पर तो बात खूब की, लेकिन जो साक्ष्य उनके पक्ष में नहीं थे उनको दबा दिया। इस सब तरह की बहुत बातें हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली हल्का सा टच कर दिया, बता दिया आपको। तो बात घूम घुमा के जानते हैं कहाँ आके रुकी। सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष निकला वो ये निकला कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े लैंड मास को, इतने बड़े भूपटल को, इसको अलग करके यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और ऐसे ऐसे खींचने के लिए ताकत कहां से आई, एनर्जी कहां से आई भाई। व्हाट इज द सोर्स ऑफ फोर्स, उस फोर्स का सोर्स क्या है। तो वो बोले कि वो टाइडल एनर्जी होगी, जो खींचता होगा समुद्र मुद्र को, जैसे खींचता है चंद्रमा और ये सब खींचता है, और फिर धरती तेजी से घूम रही है उसका भी कुछ रोल होगा उसमें। इस सब तरह की पोल फ्लिंग फोर्स उसको बोला उन्होंने। इस तरह की बातें उन्होंने की कि इससे होगा। लेकिन सभी वैज्ञानिकों की का जो बहुमत है उनका ये मत था कि नहीं नहीं नहीं, ये सब में इतना पावर नहीं है कि इस कॉन्टिनेंट को मूव कर देगा। पानी वानी को खींच देता है ज्वार भाटा के तौर पर, वो ठीक है, लेकिन कॉन्टिनेंट्स को ऐसे मूव कर देगा एक दूसरे से अलग, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, तो फिर भी चलो बोला कि ठीक है, उस एक पर हमारा आपका मतांतर हो सकता है कि हम उसको नहीं मानते। आप जो ऊर्जा का स्रोत बता रहे हैं वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, वो ठीक है। लेकिन ये घटना कि हाँ ये लोग अलग तो हुआ है, पहले एक था और फिर अलग हुआ है, इस घटना के पक्ष में कुछ आपके पास साक्ष्य है। बोला है। तो क्या क्या साक्ष्य है। तो बोला सबसे पहले तो जियोमेट्री ही ऐसी है, यानी शेप, शेप सही लग रहा है जो आपको अभी अभी बताया मैंने, ठीक है। तो बोला और कुछ है आपके पास, कोई एविडेंस और है भाई। तो बोला हाँ और भी है, जियोलॉजी से बहुत सारा एविडेंस मिलता है। तो फिर बोला क्या है एविडेंस। मैंने दो तीन किताबों का जो सार है वो आपके लिए लिख रखा है इस नोट्स में अपने। तो जियोलॉजी से संबंधित क्या एविडेंस है, ध्यान से सुनिएगा बात को। कहते हैं कि साउथ अटलांटिक कोस्ट जो है, ठीक है, साउथ अमेरिका में जो साउथ अटलांटिक कोस्ट है वो, और अफ्रीका कि ये जो दोनों माउंटेन सिस्टम्स हैं वो आपस में सिमिलरिटी शो करते हैं। ठीक है, कैसे, मैप में ही देख लेते हैं। वही इन्हीं यही दो हिस्सा का जोड़ने का बात हो रहा था ना, कि ई यहाँ पे जाके फिट हो जाता होगा, यही बात हो रहा था ना। तो यहाँ का जो माउंटेन सिस्टम है, ये सब जो माउंटेन सिस्टम है, और यहाँ इधर जो माउंटेन सिस्टम है, अटलांटिक यही हुआ ना। साउथ अटलांटिक जो कोस्ट है, इधर के जो माउंटेन सिस्टम, इधर के माउंटेन सिस्टम, उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज है, नंबर एक। ठीक है, नंबर दो,
गोंडवाना सिस्टम जो हम लोग बात किए थे, धरती के भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बात किए थे, गोंडवाना के समय में कुछ ऐसे डिपॉजिट्स थे जो ग्लेशियल डिपॉजिट्स थे। ग्लेशियर ग्लेशियर, ध्यान से सुनिएगा बात, कि ऐसे डिपॉजिट्स जिनका कारण ग्लेशियर्स थे, ग्लेशियर्स खींच के लाए थे और यहाँ पर डिपॉजिट कर गए। तो बोला ये कैसे हो सकता है इस एरिया में, मतलब, और फिर वो ग्लेशियल डिपॉजिट किसी एक जगह हो तो ठीक, यहाँ 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 ये ऐसे होगा तो वो कैसे संभव है, ग्लेशियर यहाँ कैसे आ गया पानी के बीच में? आप समझे मेरी बात इस तरह? तो बोला ये तभी संभव है अगर किसी एक, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर जब ये कभी एक रहा हो और ग्लेशियर ऐसे जम गया हो, सफेद सफेद कर देते हैं इसको आपको समझने के लिए, क्या दिक्कत है, ठीक है, ग्लेशियर इस प्रकार से इस पे जम गया हो और फिर ये अलग हुए हों, तो सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा उसका पद चिन्ह आएगा ना, समझे ना बात? अब जब अलग हो गए तब इस हिस्से में, इस हिस्से में, इस हिस्से में, इस हिस्से में, कई जगह 5-6 जगह समझिए मिलेगा, उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं आपको, ठीक है? तो ऐसा ही है, एक्चुअली ऐसा ही वास्तव में है। तो जो जियोलॉजी का दूसरा जो मुख्य बिंदु है समझने वाला वो ये है कि ग्लेशियल डिपॉजिट्स जिनका कहीं से कल्पना भी जिनकी नहीं की जा सकती कि वो इतने अलग अलग 6 जगहों पे एक जैसा कैसे मिलेगा, इससे भी लगता है कि कभी न कभी वो एक रहे होंगे, ठीक है? याद रखिएगा उन्हें टिल्लाइट, TILLITE, टिल्लाइट डिपॉजिट्स कहा जाता है, क्योंकि वो ग्लेशियल टिल नाम के स्ट्रक्चर के द्वारा बनाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इसीलिए इनको टिल्लाइट डिपॉजिट कहा जाता है। हिंदी वो हम पढ़ेंगे, चिंता न करिएगा। ग्लेशियर से संबंधित, नदियों से संबंधित जितने भी स्वरूप है ना, अलग अलग लैंडफॉर्म, तो भी हम पढ़ेंगे, अभी परेशान मत हो। दूसरा ये आपने देख लिया, ठीक है? तो अफ्रीका में, ध्यान से सुनिएगा, अफ्रीका में फॉकलैंड, फॉकलैंड करके एक द्वीप है, अफ्रीका, फॉकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? 1 2 3 4 5, इन 4-5 जगहों पर, 6 जगहों पर एक ही तरह का जो है वो संरचनाएं मिल रही हैं, एक ही तरह के अवशेष मिल रहे हैं जो कि ग्लेशियर से बने हुए अवशेष हैं। तो इससे भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक रहेंगे। नेक्स्ट, बायोलॉजी, ज्यादा इस पर समय नहीं वेस्ट करते हैं, है ना? फिर बहुत सारा और भी है, लेकिन मुझे ब्राजील से और वेस्ट अफ्रीका में भी समानता है। ये ब्राजील में जो मरीन डिपॉजिट्स हैं, जो ओशियानिक और अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट्स हैं, वो भी जुरासिक एज के जो हैं वो भी हैं, और वेस्ट अफ्रीका और ब्राजील का जो कोस्ट है आपस में, उसमें भी बहुत सारी समानताएं हैं। एक हमको ध्यान आ रहा है, हाँ एक चीज याद आ गया, वो बता देता हूँ, वो पहले कहीं पढ़ा था मैंने। घाना जो है ना, घाना एक देश है, आप जानते होंगे घाना एक देश है, ठीक है? उसमें गोल्ड कोस्ट करके, उसके बगल में गोल्ड कोस्ट करके भी है। वहां पर क्या है ना, एक बड़ी अजीब बात है, सुनिएगा ध्यान से, कि अच्छा इसी मानचित्र पे मैं प्रयास करता हूँ, अगर मैं ठीक से एग्जैक्टली मुझे अभी लोकेशन नहीं याद है, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता देता हूं मैं आपको कि मजे की बात यह है कि सोना जो है ना, सोना पीले से दिखा देते हैं, पीला पीला रंग ले लेता है, ये रंग लेता है, सोना तो इधर कहीं पाया जाता है, लेकिन जिस चीज से वो सोना बना है, स्रोत, वो स्रोत यहाँ है ही नहीं। वेन्स में, वो वेन्स में डिपॉजिट होते हैं गोल्ड के, ठीक है, उनके गोल्ड के डिपॉजिट होते हैं, तो सोना तो यहाँ मिलता है, मिला, लेकिन उसका स्रोत ब्राजील में मिला जाके, तो पता चला अरे ये बात है, यानी जिस पत्थर से, जिस तरह की चट्टानों से सोना वहां बना है, वो तो है यहाँ, लेकिन उसकी चट्टान ब्राजील में है, ठीक है, समझ गए ना बात? तो इस प्रकार से छोटे 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 एविडेंसेस से पता चला कि ये कहीं ना कहीं एक रहा होगा। फिर कहते हैं बायोलॉजी से कैसे मदद मिल सकती है, कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो कि ऐसे ऐसे कॉमन दिखते हैं कि यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, जैसे लेमुर, लीमर, लीमर लीमर बोलते हैं उसको, लेमुर बोलते हैं हम लोग आपको ब्रंच में। तो लीमर करके एक जानवर होता है, वो यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, जबकि ये सब दूर दूर है, बीच में सागर है, आप समझ रहे हैं ना बात? दिखने में वानर जैसा होता है, अभी इतना खाली समझ लीजिए, एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी जब बताएंगे तब आप समझ जाएंगे। दिखने में बांदर और जो है उस टाइप का छोटा सा होता है। तो समझने वाली बात यह है कि जब बीच में महासागरीय जो है वो बंधन, वो है, बाधा है, तो फिर कैसे एक दूसरे से जमीन पे ये कैसे समानता और कंटिन्यूटी जो है वो कैसे संबद्धता दिख रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक रहेंगे। तो ये बायोलॉजी से भी सबूत आ गया। फिर पैलियोमैग्नेटिज्म, बहुत गजब चीज है, मजा आ जाएगा आपको सुनकर, ध्यान से सुनिएगा। पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है कि पृथ्वी की जो चुंबकीय ओरिएंटेशन है, ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय अभिविन्यास अभी आप जानते ही हैं, ये तो सिंपल पोल हो गया, मैग्नेटिक पोल भी एक होता है
मैग्नेटिक नॉर्थ चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय ध्रुव और दक्षिणी ये यहाँ चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भी होता है अपना, अलग है वो, इस वाले से अलग है एकदम, है ना, ये तो जानते ही होंगे। चलो ठीक है। तो मजे की बात यह है कि वो समय समय पर कई हजार सालों में क्या होता है ना, वो रिवर्स हो जाता है। मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ बन जाता है, मैग्नेटिक साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ बन जाता है। तो बोला तो इससे हमें क्या मदद मिल रहा है, देखिए आपको, मुझे लगता है बहुत ही रुचिकर लगेगा ये। या अभी नहीं, अभी नहीं करता, उन्हें गड़बड़ा जाएगा, सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए कि ये जो बदलाव है चुंबकीय ना, तो उसका प्रभाव यहाँ की चट्टानों पर भी पड़ा है। तो जब देखा जाता है कि जो चुंबकीय गुण इधर का है वही चुंबकीय गुण इधर का भी है, समझ रहे हैं ना बात, अभी सामान्य तौर पर इतना ही समझ लीजिए। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो है ये लोग साथ में रहा होगा। अभी सिर्फ इतना बताता हूं, डिटेल में आपको बताऊंगा, चिंता न करिएगा, ठीक है। फिर और कोई सबूत बचा, ओशियानोग्राफी। हाँ, अब इसी को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अभी तक हम जितना हमने पढ़ा है, ये वाला क्वेश्चन तो रह ही गया, याद रखिएगा। यह वेगनर की जो हाइपोथेसिस थी महोदय की, वेगनर महाशय ने जो कहा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जो आप देख रहे हैं कि पहले, अच्छा उसके लिए कुछ शब्द हैं, ये सब जान लीजिएगा, हमको नहीं लगता कि सब पढ़ाना चाहिए बैठ के यहाँ पे। किसको इन्होंने कहा, ये पेंजिया था, फिर ये टूट गया लॉरेंशिया में और गोंडवाना में टूट गया, बीच में एक सागर आ गया जिसका नाम टेथिस सी था, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। कुल मिलाकर यह जो प्रश्न था वो अनुत्तरित रह गया कि ऊर्जा कहां से आती है, इस पर क्वेश्चन रह गया। खैर, थोड़ा और अध्ययन हुआ और फिर एक गजब चीज पता चला महाराज, मैं बता देता हूं पहले आपको ताकि आप समझ जाएं। जो ओशियानिक बेसिन है ना, महासागरीय तल जो है ना, मैं पहले एक चित्र पर ले जाता हूं आपको समझाने के लिए। ये देखिए, जो महासागरीय तल है ना, ऐसा देखा गया कि ये तो बढ़ रहा है। बोला बढ़ रहा है मतलब, बोला इधर को ही जा रहा है और ये इधर को जा रहा है, ओशियानिक तल। मुख्य रूप से मैं उदाहरण के तौर पर बता देता हूं, अटलांटिक ओशियन में एक मिड अटलांटिक रिज है, ठीक है, उसके इधर भी वृद्धि हो रही है, इधर भी वृद्धि हो रही है। तो बोला कैसे वृद्धि कैसे हो रही है भाई, बोला नीचे से मसाला आके यहाँ पे ठंडा हो जा रहा है। हम लोग पढ़े थे, याद है, वोल्केनिक नीचे से प्लूम से जो है वो लावा निकलता है और ऊपर जमता चला जाता है। वैसा ही बोल रहे हैं कि यहाँ पर हो रहा है, ऐसा लोगों ने इसको देखा। तो ये इधर को बढ़ता जा रहा है, ये इधर को बढ़ता जा रहा है। इस घटना को सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं, समुद्र तल का विस्तार, ऐसा ही कुछ होता होगा हिंदी में, ठीक है। वो महासागरीय तल का विस्तार इसको कहता है, इस थ्योरी को कहा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं, अगर ये चल रहा होगा ना तो मजा आ जाएगा, गूगल अर्थ अगर कहीं चालू होगा तो। देखते हैं जुगाड़ करके, एक मिनट। एक तो ये जो है ना होता ही नहीं, एक इसका उपाय है ये, जल्दी से दिखाना आवश्यक है ताकि आप समझें कि क्या बात हो रही है। देखिए अगर सफल रहा तो जल्दी से हो जाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। हाँ, लॉन्च। चलो भाई, हाँ, देखते हैं कि मिड अटलांटिक रिज, ये आया, चलिए देखते हैं कहाँ है। ओके ओके, होने दीजिए, रिजॉल्व होने दीजिए धीरे धीरे। तो एक मिनट, मैं इसको बाहर आता हूँ, अब आपको दिख जाएगा एकदम साफ साफ, इतना जूम करने की हमें आवश्यकता नहीं। ये देखिए, ये रिज देख रहे हैं, खांचा खांचा जैसा देख रहे हैं पूरा, ये पूरा आर पार है पूरा। ये देखिए, इस तरह से रिजेस हैं, ये देखिए, ये अरे देखिए महाराज, आपको दो अलग अलग प्लेटों का मिलने का जगह भी दिख रहा होगा। ये देखिए, तो एक रिज है बहुत बड़ी, ये मिड मिड ओशियानिक रिज, या इसको मिड अटलांटिक रिज कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइए खाली, आप ज्यादा लोड मत लीजिएगा।
ठीक है, तो यही अब इसको अब आप समझ पाए कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, वही समुद्र का ये स्वरूप दिखा रहे हैं आप। ठीक है, तो अटलांटिक ओशियन है, उसके बीच में एक रिज है भाई। पाया गया कि ये रिज रोज हर साल बढ़ रही है, इधर को इधर हर साल, मतलब साल नहीं कहना चाहिए मुझे, समय समय के साथ साथ ये इधर फैल रही है। इसी को सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो सिर्फ अगर सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है, सी का फ्लोर जो है वो बढ़ रहा है, तो ये एक दूसरे के दूर जाने चाहिए ना, और यहां आके कहीं ना कहीं आपस में लड़ जाएगा फिर नीचे आके। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यही समझने वाली बात है कि ये भले ही यहां से तो बढ़ रहा है, लेकिन फिर ये इसके अंदर जो है वो जाके खत्म भी हो जा रहा है। यही संतुलन है दोस्तों, समझिए, रॉक्स के बनने का और रॉक्स के फिर नष्ट हो जाने का। इसको ये जो है यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पर माल बनता है, यहाँ की तरफ बढ़ता है, यहाँ आके फिर नष्ट हो जाता है। आपको एस्थेनोस्फेयर याद है ना, एस्थेनोस्फेयर, हाँ, जो आधा पिघला हुआ टाइप का होता है, उसी लावा में, उसी मैग्मा में मिल जाता है, फिर से ऊपर चढ़ता है। इस तरह से ये बनने और बिगड़ने की साइकिल चलती रहेगी। इस कॉन्सेप्ट को सी फ्लोर स्प्रेडिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो सी, अब मजे की बात इससे आगे है। तो हम बात कर रहे थे कि सबूत, कि इस बात के सबूत क्या है कि ऐसा हो रहा है। तो ये है वो सबूत। ऐसा देखा गया महाराज कि जैसे जैसे ये बढ़ा है, तो समझो, एक उदाहरण दे रहे हैं हम, ये दिया ही हुआ है। 2 मिलियन ईयर अगो एक घटना हुई तो थोड़ा सा बढ़ गया, लावा ऐसे आया और इधर उधर फैल के उसको बढ़ा दिया। ठीक, फिर 1.5 मिलियन ईयर को फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर नया लावा आया, यहाँ डिपॉजिट हो गया। अभी पुरनका वाला चीज इधर आ गया। इतना समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जो पहले बना रहा वो इधर आ गया, अभी नया वाला आ गया नीचे से, फिर नया आ गया तो पुराना वाला इधर खिसक गया। अब मजे की बात क्या है कि इसी बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। मान लो इधर नॉर्थ रहा, मैग्नेटिक नॉर्थ इधर रहा और साउथ इधर रहा। ठीक है, यही बीच में यहू आपस में चेंज हुए, नॉर्थ साउथ 2-3 बार हुआ। तो ये देखिए, उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो लावा इस समय बना रहा, जो लावा इस समय बना, वो उस समय जो भी नॉर्थ साउथ था वैसे सेट हो गया। उसके अंदर भी तो सब मेटल है ना, तो उस चुंबकीय चीज से प्रभावित होकर उसका जो ओरिएंटेशन है, उसका अभिविन्यास ऐसा हो गया। फिर उसके पहले जो बना रहा, उस समय नॉर्थ साउथ पलटा हुआ था तो माइनस है। उससे फिर पहले फिर नॉर्थ नॉर्थ था, साउथ साउथ था तो प्लस है। समझ गए बात? तो इसका चुंबकीय अध्ययन जब किया गया, देखो यार, जब इसका चुंबकीय अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि ये जो पट्टियां बन रही हैं, लाल और सफेद, लाल और सफेद, लाल वाला जो पट्टी बन रहा है वो एक अवस्था को बताता है कि जब नॉर्थ इधर था और साउथ इधर था। ठीक है, और जो सफेद वाला अवस्था है वो ठीक उसका अपोजिट, तब मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ साउथ हो गया या ऐसे हो गया। अब आप समझे बात? तो इससे भी पता चलता है कि अलग अलग युगों में ये भी एक, कह लो कि एक सबूत छोड़ दिया, प्रकृति ने एक सबूत छोड़ दिया कि उस समय नॉर्थ साउथ में आपस में जैसे जैसे चेंज हुआ, उसके पैटर्न साफ साफ दिखते हैं, बैंड, उसके बैंड्स दिखाई पड़ते हैं। मैग्नेटोमीटर लेके एक ही आदमी, क्या नाम था उसका, मॉर्गन या कोई भाई था, एक साइंटिस्ट का काम है, सोचिए, बहुत सारे लोग हैं लेकिन एक आदमी ने इसमें ब्रेक थ्रू किया। वो मैग्नेटोमीटर सिंपल सा चुंबकीय नापने वाला लेकर गया यंत्र, समुद्र के अंदर जाके इसका स्टडी किया और ये जबरदस्त फाइंडिंग सामने आई। क्या मैं ऐसा निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि यह बात आपके समझ में आ गई है? ये भी, इसने भी एक सबूत दिया कि हाँ, ये कुछ हो ना हो, ये साथ में रहे होंगे, क्योंकि पहले तो ये नहीं थे, है ना? तो अलग अलग समय पर स्थिति अलग अलग रही है, ये सबूत मिला। अब देखिए दूसरा सबूत उसी के साथ साथ ओशियनोग्राफी से ही, जब इनका अभी तो चुंबकीय प्रवृत्ति का अध्ययन किया, अब इनकी उम्र, ध्यान से सुनिएगा, इनकी आयु, जो चट्टानें बन रही हैं इनकी आयु का भी अध्ययन किया गया, तो पाया गया कि ई सबसे पुराना है और ई सबसे नया है। तो देखिए ना, ये जो रिज है इसके दोनों तरफ ये लाल सेम है, ये वाला लाल ये वाला लाल सेम है, ये वाला शेड ये वाले शेड से सेम है। समझ रहे हैं आप? यानी ये हो ना हो कि ये दोनों एक समय के हैं, ये दोनों एक समय के हैं, ये दोनों एक समय के हैं। ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। और इसने बल दिया, किसको बल दिया कि हाँ वाकई लोग दूर जा रहा है। तो वेगनर जो सोच रहा था ठीक है, सोच रहा था, कोई गलत नहीं सोच रहा था, हो ऐसा है। भले ही वो उसका उत्तर ना दे पाया हो कि इसके लिए ऊर्जा कहां से आई, लेकिन उसका थॉट प्रोसेस ठीक था भाई।
समझे? यहाँ तक क्लियर है भाई? यस दो चार जने हाँ बोल दो। क्लियर सर। ओके थैंक यू। तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो गया। अब देखते हैं भाई, दो कॉन्सेप्ट आप समझ गए बहुत अच्छे से। अब आते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स पे। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या कहता है? देखिए कुछ छूट तो नहीं गया, आपके लिए लिख के रखे थे अटलांटिक रीजन पहले, वो सब ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग बता दिया गया आपको। प्लेट टेक्टोनिक्स पे आ गए हम, और एनसीईआरटी का भी इसमें शामिल कर लिया है मैंने। अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या हम कह रहे हैं, ठीक है? तो ये है, उन्होंने कहा, ध्यान रखिएगा, प्लेट टेक्टोनिक्स में एक नवीनतम विचारधारा है जो 100% सपोर्टेड है, सबसे वाइडली एक्सेप्टेड है, क्योंकि इसके अलावा कोई थ्योरी नहीं है जो चीजों को एक्सप्लेन कर पाए। और हुआ यह कि प्लेट टेक्टोनिक्स ने, जिस आदमी ने प्लेट टेक्टोनिक्स का थ्योरी दिया, उसने सब कुछ लगभग एक्सप्लेन कर दिया। ऊर्जा कहां से आती है उसका भी उत्तर दे दिया गया, ठीक है? उसका भी एक संभावना कम से कम व्यक्त कर दी गई। तो इस प्रकार ये कंप्लीट थ्योरी मानी जा सकती है और सारे एविडेंसेस इसके फेवर में हैं। तो ये दरअसल अगर आप पूछिए तो ये वेगनर की जो हाइपोथेसिस है, वेगनर साहब ने जो कहा था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है, उसका ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, और मॉडिफिकेशन शुरू होता है यहां से। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कहती है कि नहीं 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 साहब सुनिए ना, ना ना, कॉन्टिनेंट नहीं मूव कर रहा है, ये कहना गलत हो जाएगा। महाद्वीप मूव कर रहा है, ये कहना ठीक नहीं है। महाद्वीप जिस प्लेट पर है वह प्लेट ही मूव कर रही है, ऐसा बोली। ये लाइन समझ में आई? पहला संशोधन है कि ऐसा न कहिए कि महाद्वीप मूव कर रहे हैं, जो प्लेट है सारी प्लेट मूव कर रही है, उस पर अगर महाद्वीप है तो वो भी मूव करेगा। तो इसमें बात ये नहीं कि महाद्वीप मूव कर रहा है। अब मान लो ये प्लेट है महाराज, तो इसमें तो समुद्र भी है ना? तो समुद्र और महासागर और महाद्वीप दोनों मूव करेंगे। तो पहली चीज ये बोला कि भाई ऐसा मत बोलिए कि प्लेट मूव, कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, प्लेट मूव कर रही है। तो बोला कितनी प्लेट है? बोला बहुत सारी हैं, 7 मेजर प्लेट है और 20 जो है 20 माइनर प्लेट्स हैं, छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों में बटा हुआ है ये पूरा अर्थ का सरफेस जो है, ठीक है? ये है जो लेटेस्ट कहा जाता है कि प्लेट्स जो है वो ये हैं। देखिए एक तरफ से चल के समझ लीजिए, जल्दी जल्दी से समझ लीजिए कि कौन सा प्लेट है। बहुत मजेदार चीज है यार, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है? देखिए ये प्लेट्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले शुरू करिए, चलिए हम अपने बगल वाले से शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर है हम लोग यूरेशियन प्लेट, ठीक है? अफ्रीकन प्लेट नंबर 2, नंबर 3 इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये दोनों एक समझ लिए, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है? फिर पैसिफिक प्लेट, देखते जाइए। फिर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, बहुत अच्छा। साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है? और ये बड़ी प्लेट अंटार्कटिक प्लेट। समझ गए? सातों प्लेट सबको समझ में आ गया कि क्योंकि बहुत बड़ी है इसलिए इन्हें मेजर प्लेट्स कहा जाता है। फिर बहुत सारा माइनर प्लेट है, छोटा 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 प्लेट है। जैसे देखिए, अगर ध्यान से देखने की कोशिश करिए तो क्या बता दें हम आपको। चलिए अरेबियन से शुरू करते हैं। अरेबियन प्लेट, ठीक है? अरेबियन प्लेट आपने देख लिया। फिलीपींस वाली प्लेट, ये देखिए फिलीपींस प्लेट है, ठीक है? कोकोस, नाजका, उआन डे फुका, कैरेबियन प्लेट, स्कोशिया प्लेट, ठीक है? ऐसे बहुत सारा 20 है, सब याद करने की जरूरत नहीं। कुछ एक महत्वपूर्ण है इसमें, अभी बताएंगे, वो बस आपको जानना है। तो क्या यहां तक हम कह सकते हैं कि हम समझ गए हैं, हम जान गए हैं कि इसमें 3 चीज पढ़ा हमने। नंबर 1 चीज क्या पढ़ा कि एक वेगनर महाशय थे जिन्होंने कहा था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है, उसके संबंध में 3-4 सबूत हमने बात किया, 3-4 सबूतों की बात की। फिर एक नया चीज आया कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग की एक नई घटना सामने आई है जो कि इस बात को बल देती है कि हाँ फैल तो रहा है। फिर हमने क्या पढ़ा, 10 मिनट है हमारे पास, इसी में खत्म भी कर दूंगा मैं, चिंता न करिएगा, आप कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो एक प्रश्न जो था अनसुलझा रह गया था, जो ठीक से नहीं उत्तरित हो पाया था कि आखिर इन सबको लेकर ऊर्जा आती कहां से है, उसका भी और बहुत सारी और चीजों का भी समाधान करते हुए एक नई थ्योरी आई जिसको कहा गया प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ठीक है? और वो थ्योरी का, उस थ्योरी का आधार सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी है, वो तो हो ही रहा है। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि नहीं बहुत सारी मेजर और माइनर प्लेट्स हैं, तो इसीलिए इसको प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। और ये प्लेट कौन सी है भाई, जरा जल्दी बताओ, टाइम नहीं अपने पास। मेजर और माइनर ये नहीं पूछ रहे हैं, ये लिथोस्फेयर है ना, सब लोग समझ रहे हो ना? ये प्लेट्स जितनी भी दिख रही हैं ये लिथोस्फेयर है। इसमें क्रस्ट और मैंटल का अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट है जो कि एस्थेनोस्फेयर के ऊपर घिसट रही है। सबको क्लियर है? हाँ, तो वही प्लेट है। बहुत अच्छा, शाबाश। यस सर। तो ये सारी प्लेट्स की बात हो गई, ये भी आप समझ गए, बहुत ही अच्छा, शाबाश। ये दिखा ही रहा है, देखिए ना, ये दिखा रहा है।
ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, ये अपर थोड़ा सा सॉलिड पार्ट जो है वो, और फिर ये पिघला वाला एस्थिनोस्फेयर। तो जो लिथोस्फेयर है वो एस्थिनोस्फेयर पे तैर रहा है इसमें। सबको मालूम है, सबको याद है, ये क्यों तैर रहा है जी? ये तैर कैसे रहा है उस पे? इसमें तैरने को लेकर भौतिक विज्ञान का सिद्धांत क्या है? कौन किस पर तैर सकता है? कौन सी चीज किस पर जल्दी बताओ, टाइम नहीं है रे, 8 मिनट बचा है। हमारी प्लेट पे हल्की प्लेट। घनत्व, द्रव्यमान कम होगा। घनत्व का सिद्धांत है ना, घनत्व। तो आप जानते हैं कि घनत्व इधर से इधर जाते हैं तो घनत्व बढ़ता है, बस। तो ज्यादा इस पर एलेबोरेट नहीं करेंगे, आई एम श्योर कि आप इसको अपने कंसेप्चुअली आप कर लीजिएगा। हाँ, ये चीज समझ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को। जो हम अभी तक बात करते आए हैं वो ये उदाहरण है, ठीक है? यहाँ से लावा ऊपर जा रहा है, इधर इधर बढ़ जा रहा है, आगे जाके वो चीज फिर से घुस जा रही है अंदर। ये महासागरीय प्लेट है और ये महाद्वीपीय प्लेट है। महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के अंदर घुस जा रही है, सबडक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है? अंदर चली जा रही है, ओके, फिर से वापस आएगी, ऐसे चक्र चलता रहता है। लेकिन इसके कारण कुछ घटनाएं होती हैं। यदि महासागरीय प्लेट, ठीक है, महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से लड़ेगी तो यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा ही ना घटना, फोल्ड तो बनेगा ही ना, तो यहाँ फोल्ड हो जाएंगे। महासागरीय प्लेट या महासागरीय प्लेट से टकराएगी तो गढ़ा बन जाएगा, क्योंकि अंदर जा रहा है ना, अंदर जा रहा है दोनों, समझ गए बात? हाँ, तो अंदर जा रहा है तो ये जो ट्रेंचेस बनती हैं, 3 अलग अलग घटनाएं याद रखिए। रिज, कोई पूछे रिज क्या है तो बोलिए कि ये जहां से लावा निकल रहा होता है उसको रिज बोलते हैं, ठीक है? कोई बोले ट्रेंच क्या है तो बोलिए कि जब एक महासागरीय सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कारण जब एक महासागरीय प्लेट दूसरी महासागरीय प्लेट से जहां मिलती है वहां ट्रेंच बन जाती है, ठीक है? उस तरह का जो है एक ट्रेंच जैसी डेवलप हो जाती है। सबसे गहरी ट्रेंच कौन सी है? मैरियाना ट्रेंच, जानते ही होंगे आप सब लोग, ठीक है? आप लोग मैप पे देखिएगा ये सब, ठीक है? और फिर यहाँ पर भी वलन हो सकता है, जो महाद्वीपीय प्लेट है उस पर वलन हो सकता है। बिल्कुल आसान सी चीज है, एकदम समझ गए आप। तो कुल मिलाकर हमारे जो धर्म में, जैसे देखिए ना, धर्म में हमारे 3 प्रकार के जो हम लोग देवता कहते हैं ना, कि जो जन्मदाता है, जो खत्म कर देने वाला है, और जो मेंटेन करने वाला है, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। तो वैसा ही सिस्टम यहाँ भी है, इसी से संतुलन बना हुआ है। देख लीजिए, जहां से प्लेट्स आपस से एक दूसरे से दूर जा रही हूं, पूरे फोकस से सुनिएगा, जहां प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं उस बाउंड्री को डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। हिंदी में देख लीजिएगा, डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है? जहां मिल रही हो, अभी प्लेट जाके यहाँ लड़ेगा ना, इससे लड़ेगा, ये कॉन्वर्जेंट बाउंड्री है। कॉन्वर्जेंट बाउंड्री में देखिए क्या हो रहा है, अंदर चली जा रही है महासागरीय जो प्लेट है, ठीक है, वो महाद्वीप प्लेट के नीचे चली जा रही है, और यहाँ पर क्या बन रहा है देखिए, वलन, यहाँ पर फोल्ड्स बन जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन ध्यान से सुनो बच्चा लोग, सब ध्यान से सुनिएगा, ये तीसरा पॉइंट। लेकिन कुछ एंगल ऐसे भी होंगे, देखो ध्यान से, इसी वाले को देखो, मैं बड़ा कर देता हूं, यहां से देखिएगा, ये इससे लड़ेगा तो कन्वर्जेंट बाउंड्री है, नो डाउट कन्वर्ज हो रहा है, ठीक बात है कि नहीं है? यहां से ये एक दूसरे से दूर जा रहा है तो ये डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है? लेकिन इस वाले बाउंड्री का जरा करिए ना, इस वाले का, इसमें तो साइड से घिस रहा है ना, साइड से। आप हमारी बात समझे कि नहीं? अलग से दिखाते हैं हम करके, देखिए, एक है कि एक प्लेट यहां जा रहा है, एक प्लेट यहां जा रहा है। मान लीजिए ये प्लेट का स्ट्रक्चर है, हम कलर बदल के जल्दी से बता देते हैं, आपको नहीं गड़बड़ा जाएगा मामला, समय में ही कर देना है मुझे। मान लीजिए प्लेट का स्ट्रक्चर ऐसा है, नीला वाला प्लेट और ये पीला वाला प्लेट, ठीक है? ठीक है, समझ गए? ये तो एक दूसरे से दूर जा ही रहा है, हमने अभी बात किया, एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ठीक है? यहाँ मैग्मा आके जमा होता रहेगा और ये खिंचता रहेगा, ये इधर जा लड़ेगा, ये इधर लड़ेगा, तो इन जगहों पर कैसा आएगा? कन्वर्जेंट बाउंड्री बनेगी। यहां तक किसी को कोई संदेह है? नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लड़न तो हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यहाँ एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन इस वाले का जरा ख्याल करो ना भाई लोग, इस वाले का, ये वाले का, ये तो इसका डायरेक्शन तो ऐसे और ऐसे है ना, तो ये आपस में लड़ेंगे नहीं, ये वाला पोर्शन, ये आपस में खाली ऐसे घसीट जाएंगे बस। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? समझ में आ गया कि उन्हीं प्लेट्स का एक साइड ऐसा होगा जो साइड वाइज, हाँ साइड वाइज,
तो ये वाला जो है, अब आप समझिए, इसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। बस, तो एक जोन ऑफ कंस्ट्रक्शन बनेगा जहां कंस्ट्रक्शन होगा, एक जोन ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा जहां डिस्ट्रक्शन होगा, और एक जोन ऑफ प्रिजर्वेशन, ना कुछ खत्म हो रहा है ना कुछ नया बन रहा है, साइड से निकल जा रहे हैं, तो इसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहा जाता है। इसको कन्वर्जेंट, इसको डाइवर्जेंट। यहां तक सब लोग क्लियर है? आई होप सब लोग क्लियर होंगे। और क्लियर सर। हाँ, ये देखिए कलर से दिखाया गया है, जहां पीला है वहां डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है, जहां लाल है वहां कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है, जहां हरा हरा है, जहां साइड साइड वाला पार्ट होगा देखिए वहां पर ना कोई क्षरण होगा ना कोई निर्माण होगा। जो ये प्लेट बार बार जो है जिसका जिक्र आता रहता है, बहुत इसका नाम आता है, उआन डे फुका, जे साइलेंट टाइप का होता है। उआन डे फुका एक ऐसी मजेदार प्लेट है जिसमें छोटी सी प्लेट है, साउथ अमेरिका के पास है, ध्यान रखिएगा, साउथ अमेरिका के पास, और उसमें तीनों उदाहरण साथ साथ मिल जाते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा देखिए, ये देखिए अंदर जा रहा है ना, महासागर से अंदर जा रहा है, तो ये कन्वर्जेंस हो रहा है, ये देखिए लड़ रहे हैं आपस में। ठीक है, ये प्लेट ऐसे खिसक रही है ऐसे, तो ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, तो यहाँ डाइवर्जेंस भी है, और वहीं पे इसका साइड वाला पार्ट भी दिख जा रहा है, जिसमें ना कोई लड़न तो हो रही है ना कोई दूर जा रहा है, बस साइड से निकल जा रहा है। तीनों उदाहरण एक ही प्लेट के आसपास मिल जा रहे हैं। ठीक है, एक चीज हो गई। अब लास्ट के 2 मिनट में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जिस पर प्रश्न आ चुका है और आता रहेगा। अब कोई आपसे पूछे दोस्त, अब कोई आपसे पूछे कि ये जो मानचित्र दिख रहा है विश्व का, इसमें जो डॉट्स से मैंने दिखाया हुआ है वो सब ज्वालामुखी हैं, सारे के सारे ये वॉल्केनिक एक्टिविटी वाले जोन हैं। ये पैसिफिक है, प्रशांत महासागर, और इसके चारों एक रिंग जैसी बनी हुई है ना, रिंग जैसा बना हुआ है ना, इसी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं, आग का गोला इसको कहते हैं। तो अब कोई पूछे आपसे कि ऐसा क्यों है, तो बता ले जाओगे? Yes, sir. हाँ, कि इन्हीं जगह पे लावा क्यों निकल रहा है? इसलिए निकल रहा है, देखो अब, इसलिए इन जगहों पे लावा निकल रहा है क्योंकि इस सारा जितना भी बाउंड्री है, इस सारा जो भी बाउंड्री वगैरह है, वो सब उसी फॉल्ट वगैरह पे ही है, सारे के सारे। समझ रहे हैं बात आप? ये सारे इस फॉल्ट पे ही हैं, सारे ज्वालामुखी इन्हीं के अलोंग, ज्यादातर, सारे नहीं कहना चाहिए, ज्यादातर ज्वालामुखी इसी लाइन में है, ये इसी लाइन पर रहते हैं जहां पर 2 प्लेट्स का बाउंड्री है। इस बात को आप समझ पाए ठीक से? हाँ, तो Yes, अब आप sir. इस नजरिए से पढ़िएगा, इस नजरिए से अब आप Yes, वापस जब क्लास खत्म होगी तो आप प्लेट टेक्टोनिक्स को पूरा एनसीईआरटी से ही पढ़िएगा और कहीं से मत पढ़िएगा कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, वो कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करता है, मुख्य ज्वालामुखियों का जो मुख्य वितरण है वो कहाँ कहाँ है और ऐसा क्यों है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके अलावा कहीं और ज्वालामुखी हो रहा है तो हो सकता है वो उस कारण से हो जो आपको हमने बताया था, हवाई आइलैंड वाला, कि वो फोड़ फोड़ के निकल जा रहा है और प्लेट मूव करती जा रही है। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.